साइकियाट्री में फॉलो अप का क्या सिग्निफिकेंस है? मैं एक स्क्रॉल देख रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई स्क्रॉल देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई भी शॉर्ट्स देख रहा हूँ, अगर वो 20-30 सेकंड का है तो बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा होगा मैं खुद ही नहीं देख पा रहा। कंप्लीट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग गाइस। सर जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये सेल्फ मेडिकेशन और इन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं, आप साइकियाट्री में है तो आपको पता है कि जो भी हम मेडिसिन साइकियाट्री में देते हैं उसको हम सडनली अब्रप्टली बंद नहीं कर सकते। जैसे आजकल ना लोगों का एक बेसिक ट्रेंड है, डॉक्टर ने बोल दिया फॉलो अप के लिए हम नहीं जाएंगे, फॉलो अप जैसी क्या चीज होती है, दोबारा फीस ले लेंगे वो और फिर बुलाएंगे। बट ये आप हमारी ऑडियंस को क्लियर कीजिए कि साइकियाट्री में फॉलो अप का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसमें हम दवाइयां अचानक से बंद नहीं करते, हम उसे टेपर डाउन करते हैं, उसका जो डोसेज है उसको हम कम करते जाते हैं। तो वो एक बार ऑडियंस को थोड़ा क्लियरेंस मिले उस पर। साइकेट्रिक मेडिकेशन की ये चीज बहुत अच्छी है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं। जी सर। फीवर हुआ, पैरासिटामोल खाई, 6 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे में बुखार उतर गया, अच्छा लगा, ठीक हो गए, है ना। साइकेट्रिक मेडिकेशन का ऐसा नहीं होता है कि आपने आज एक एंटी डिप्रेशन मैंने आपको प्रिस्क्राइब की, आपने आज खाई और कल से मेरा मूड बहुत बेटर हो गया। दे टेक टाइम कि एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लगते हैं उनका इफेक्ट आने में। पेशेंट को 1-1.5 महीने में या 2 महीने में ठीक लगने लगा। इनिशियल फॉलोअप लिया उसने, मैंने बोला 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आया, हाँ सर थोड़ा बेटर लग रहा है, नींद थोड़ी बेटर हुई, भूख थोड़ी थोड़ी लगने लगी और थोड़ी सी शरीर में जान आने लगी, मन ठीक है, अभी इतना नहीं हुआ, तो ठीक है, यू मस्ट टेक द मेडिकेशन और 1 महीने बाद फॉलोअप रखना, 1-1.5 महीने तक। फिर 2 महीने बाद मैंने देखा कि हाँ अब वो ठीक हो गया, वो नहीं आया, फिर मेरे पास आता है 1.5-2 साल बाद, सर मेरे को वो सिम्टम फिर हो रहे हैं जो 1.5-2 साल पहले हुए थे। दवाई कितने टाइम खाई थी? सर खाई थी 1.5-2 महीने खाई थी, फिर मेरे को बिल्कुल सब ठीक हो गया सर, मैंने स्टॉप कर दी। बोला ये तो बिल्कुल गलत किया। जी सर। जब हम इनिशियली प्रेस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन है, एटलीस्ट यू टेक द मेडिकेशन फॉर 6 to 9 months। फर्स्ट एपिसोड के लिए एटलीस्ट आप जब आपके सिम्टम्स रिकवर कर जाए, सिम्टम्स रिमिट कर जाए, उसके बाद 6 to 9 months तक मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है एंड डॉक्टर्स विल टेपर डाउन स्लोली। ऐसा नहीं होता आप कोई भी डोज ले रहे हो उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी आ जाते हैं और आपको लगेगा कि मेरे को नया एपिसोड तो नहीं हो गया है। अनदर एपिसोड आने के लिए हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो जो टाइमलाइन की हमने बात की, वो इसी चीज के लिए, अगर आपका फर्स्ट एपिसोड हुआ, आपने प्रॉपर ड्यूरेशन उस टाइम पीरियड के लिए मेडिकेशन नहीं ली, तो रिलैप्स के चांसेस हाई होते हैं। जैसे रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं कि एक बार डिप्रेशन का एपिसोड हुआ, अब दोबारा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पहला जो एपिसोड था उसकी प्रॉपर ड्यूरेशन में आपने दवाइयां नहीं ली, इसीलिए आप 1.5-2 साल बाद दोबारा आओगे कि हाँ मेरे को फिर से सिम्टम हो। तो ड्यूरेशन बहुत जरूरी है। सेम स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस में भी जरूरी है। अगर वो फर्स्ट एपिसोड हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड हो रहे हैं, तो टाइम पीरियड के लिए दवाइयां लेनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अच्छा लग रहा है तो मैं बंद कर दूं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत कॉमन चीज है, हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि कई लोग, बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमें बेहतर महसूस हो रहा है तो अब हमने अपने आप से ही दवाइयां बंद कर दी। तो हर बीमारी में आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। अगर आप साइकियाट्रिक इलनेस से सफर कर रहे हैं और आपको अब बेहतर महसूस हो रहा है तो एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम जो टाइम पीरियड है 6 to 9 months, आप उतना कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए। कंप्लीट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग गाइस। वो कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इन द सेम वे a little treatment is also a dangerous thing and it's a threat to the society. So सावधान रहे, सतर्क रहे और डॉक्टर्स जब आपके साथ हैं तो आप अवेयर भी रहे। सर अब मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे आज की जो हमारी जनरेशन है ये सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। इन जनरल हमें सबको ही पता है कि सोशल मीडिया ने पूरा डोमिनेट कर दिया है। इनफैक्ट हम खुद भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो सर ये ना एक जैसे सोशल मीडिया पे एक बेसिक इमेज क्रिएटेड है कि बॉडी इस तरीके से होनी चाहिए, बॉडी परफेक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई है। आज का जो यूथ है वो बहुत एडमायर करता है बेसिकली जो सेलिब्रिटी कल्चर है उसमें कि एक बॉडी का पर्टिकुलर शेप है ना, तो वो अपनी बॉडी को लेकर डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो पतला होना है या मुझे थोड़ा वेट गेन करना है। इस पे आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो आज की जनरेशन है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? ये कब एक डिससैटिस्फैक्शन है और कब ये एक सिंड्रोम में चेंज हो जाती है, ये आप एक बार थोड़ा बताइए, इस पे रोशनी डालिए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि आजकल सोशल मीडिया का जितना बूम आया जा रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कहते हैं ना कि हाँ टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो उसका डिसएडवांटेज भी है कहीं ना कहीं। जो सोशल मीडिया एप्स हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितना हम कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहते हैं। व्हाट्सएप इज मोर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल मीडिया।
हमारी जो आईसीडी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज, आईसीडी 10, 11 में गेमिंग डिसऑर्डर एंड गैम्बलिंग डिसऑर्डर, दे आर क्लासिफाइड एज द डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं सब्सटेंस के अलावा बिहेवियर एडिक्शन भी होते हैं। सब्सटेंस इज लाइक एक सब्सटेंस है जिसका हम एडिक्शन हुआ, दैट इज सब्सटेंस यूज में जो कंसिडर। बिहेवियर एडिक्शन में हमारे पास क्या क्या आता है? प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज, जो इंटरनेट यूज डिसऑर्डर्स होते हैं, सोशल मीडिया हो गया, इवन कंपल्सिव शॉपिंग, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए डिसऑर्डर। तो साइकेट्री एक सिर्फ इतना नहीं है जिस चीज को हम नरेट करते हैं कि सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी तक, इसमें बिहेवियर एडिक्शन भी बहुत कॉमन है, जो सोशल मीडिया जिसमें मोस्ट कंसर्निंग हमारे लिए फिलहाल है। आजकल हर किसी के पीछे क्या हो रखा है कि बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, पूरे दिन हम स्क्रॉल किए जा रहे हैं एंड हमारी उसकी वजह से अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बहुत अफेक्ट हो रही है। Yes. हम क्यों भूलते हैं एग्जाम्स में? क्या लगता है कि हम एग्जाम्स के टाइम में नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी चीजें क्यों भूलने लगे? कहीं ना कहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक स्क्रॉल देख रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई स्क्रॉल देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई भी शॉर्ट्स देख रहा हूँ, अगर वो 20-30 सेकंड का है तो बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा को मैं खुद ही नहीं देख पा रहा क्योंकि उसको स्क्रॉल, क्योंकि लोगों को मैंने बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज के पीछे बस जस्ट स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आज आप बताइए कि आपके YouTube पे भी लोग वीडियोस नहीं देखते, प्रेफर नहीं करते। पहले YouTube पे 10-10, 20-20 मिनट की अवेयरनेस वीडियोस देखी जाती थी, बट आजकल लॉन्ग वीडियो तो देखते ही नहीं है। YouTube पे भी वो सिर्फ शॉर्ट्स को ही देखने लगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आ गए। ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। ये आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है, आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट करती है, ऑक्यूपेशनल लाइफ भी अफेक्ट होती है, सारे सोशल रिलेशनशिप्स खराब हो गए। कहते हैं ना, इस फोन के बाहर की दुनिया को हम भूल चुके हैं। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक हो रही है। और सर, ये बॉडी डिस्मॉर्फिक, सेकंड जो चीज बताएगी कि बॉडी डिस्मॉर्फिक वाला, कि हम एक दूसरे से कंपेयर करने लगे हैं। हम आराम से बैठे हैं, अच्छा फ्रेंड वहां घूमने गए हैं, ये वहां घूमने जा रहे हैं, सिक्योरिटी आ रही है, अच्छा वो कितना फिट दिख रहा है, अच्छा उसने कौन सी ड्रेस पहनी है, वो कितना अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं फिट क्यों नहीं हूँ। एक लोगों को लगने लगा ना कि कहीं ना कहीं मैं अपनी ही बॉडी से सेटिस्फाइड, मैं तो जिम जाती हूँ भाई। तो बहुत कॉमनली कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं, कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बहुत कॉमनली इंक्रीज कर रहा है। बट उसमें सिर्फ इतना नहीं होता कि हम जस्ट देख के अवेयरनेस उस चीज पे है, बट रिपीटेटिव जो थॉट्स होते हैं ना, कहीं ये उसी स्पेक्ट्रम वाला, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला स्पेक्ट्रम होता है, उसका एक पार्ट होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, कि पेशेंट सेज कि मेरी नाक ऐसी है, दैट इज इसको मैं चेंज करवा लूं। ये भी ओसीडी में आता है? ओसी स्पेक्ट्रम है बेसिकली। ओसी स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है। ट्राइकोटिलोमेनिया जो हेयर पुलिंग वाला होता है, वो भी ओसी स्पेक्ट्रम, क्योंकि रिपीटेटिव ऐसे करते हैं जो लोग। नहीं, वो तो एक रिपीटेटिव एक्शन हुआ जो पिक कर लेते, पूरा पार्ट दे रहे हैं बालों को, दैट इज ट्राइकोटिलोमेनिया में वो चीज आती है। सर, ऐसे कुछ पेशेंट से आपने डील किया है, मतलब जैसे? हाँ बिल्कुल, आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते। इवन इंटरनेट यूज का ही पेरेंट्स आते हैं कि सर पूरे दिन में स्कूल से आया 12-12 घंटे फोन चलाकर रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस खराब होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज अफेक्ट कर रही है, इंटरनेट की वजह से एकेडमिक चीजें भी अफेक्ट हो रही हैं। एंड ट्राइकोटिलोमेनिया के काफी पेशेंट्स आती है हेयर पुलिंग की, कि मुझे पता नहीं लगता, मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सारे हेयर पिक करती रहती हूँ, नॉर्मल कंडीशन में भी जस्ट पिक करती रहती हूँ। बॉडी डिस्मॉर्फिक के भी आते हैं कि मेरा नोज डिसफिगर्ड है या मेरा फेस डिसफिगर्ड है, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, आई वांट सर्जरी, मैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाना चाहती हूँ। तो बहुत कॉमनली ये चीजें अफेक्ट हो रही हैं। वेरी ट्रू सर। तो काफी सारी चीजें सर ने बताई हैं, एंड आई एम लाइक ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता थी जो सर ने अभी बताया। थैंक यू सर फॉर पुटिंग लाइट ऑन टू ऑल दिस। और आपके लिए बस ये एक बेसिक बातें हैं, हम एक पॉडकास्ट में हैं, बट आई थिंक ये पब्लिक को भी अवेयर कर रही है, और मुझे भी बहुत हद तक। कई सारी चीजें हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, बट वो सारी चीजें एसोसिएटेड हैं किसी बड़ी प्रॉब्लम के साथ। तो यार थोड़ी लेस शॉपिंग किया करो, शॉपिंग शुड बी लेस, है ना? मैं तो खुद बहुत करती हूँ। तो ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे, बट अगर एक्सेसिव आप कर रहे हो तो दैट कुड बी अ साइन। और जिम जाया करो, बिकॉज फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। सर, अभी जैसे हमने सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर बात किया और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इनके बारे में हमने इन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, तो आप जो हमारा यूथ है उसको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि वो इन ट्रैप्स में ना फंसे और वो बेटर परफॉर्म करे लाइफ में? देखो, जैसे हमने बताया कि दीज आर लाइक एडिक्शन, जैसे एक सब्सटेंस का एडिक्शन था, दीज आर बिहेवियर एडिक्शन। तो हर चीज का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आप फोन भी यूज कर रहे हो आजकल, इवन फोन्स में भी इनबिल्ट आता है ना कि हाँ इतने टाइम बाद उसको लॉग आउट करो, या स्लीप एक साइकिल की तरह जैसे हो जाता है,
जैसे मैंने YouTube में बहुत कॉमन लगाया कि अगर मैं 30 मिनट से ज्यादा YouTube देख लेता हूँ, वो वार्निंग दे देता है कि हाँ 30 मिनट का हो गया, यू नीड ए ब्रेक। जी। तो ये बहुत कॉमन चीज है कि आप कितने टाइम के लिए यूज करो, आपको टाइम लिमिट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम यू कैन यूज 1 to 2 आवर्स अगर आप यूज कर रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। एंड वो सिर्फ काम के लिए यूज होना चाहिए। फ्री टाइम में थोड़ा देख सकते हैं, बट हर टाइम उसको एक्सेसिवली स्पेंड करना, दैट इज डेंजरस एंड कैन लीड टू एडिक्शन। तो मतलब आप सोशल मीडिया यूज करो, उसको किसी पर्पस के लिए यूज करो, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो, लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर, तो आप किसी एडिक्शन में नहीं है। सोशल मीडिया और जो भी आपका ये डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स हैं, ये बिहेवियरल एडिक्शंस हैं। काइंडली ट्राई टू अवॉइड इट। और आप यंगस्टर्स हैं, आप यूथ है कंट्री के, तो आप जो ना बेस बिल्ड कर रहे हो कंट्री का, तो ट्राई टू अवॉइड all this behavioral addiction because ultimately ये आपकी overall personality को गिरा रहा है। तो I hope it's clear to many of them। सर अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि like I am a medical student, so मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि आगे जाके मुझे कौन सी ब्रांच परस्यू करनी है। बहुत कंफ्यूजन होता है। साइकेट्री इज अ क्लिनिकल ब्रांच, ये सबको पता है, बट और भी ब्रांचेस हैं। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर मुझे सर्जन बनना था, जब मैं सेकेंड ईयर में थी फिर मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना था, जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मुझे पेडियाट्रिशियन बनना था। फाइनल ईयर में आते आते सर सब बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा मुझे एडवाइस दीजिए कि हम साइकेट्री को क्यों परस्यू करें, इन केस इफ आई वांट टू बी अ साइकेट्रिस्ट, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है, और ये सब चीजों पे आप थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो आपके एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे? ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। इवन मेरे साथ भी ये चीज बहुत कॉमनली हुई थी। पहले मेरे को लगा था कि मैं ठीक है सर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स में लेऊंगा, मैंने सर्जरी चूज की, बट मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज नॉट माय टाइप ऑफ ब्रांच। देन आई ड्रॉप फ्रॉम द सर्जरी एंड आई टुक द साइकेट्री। फिर मैंने साइकेट्री लिया। साइकेट्री थोड़ा डिफरेंट इस वजह से होता है, इवन ड्यूरिंग द एमबीबीएस करिकुलम आप मेडिसिन की पोस्टिंग में जाते हैं, सर्जरी की पोस्टिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की पोस्टिंग जाते हैं। साइकेट्रिक पोस्टिंग लगती है तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो अटेंडेंस लेके आ जाते हैं, या हम इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हमें एक पेशेंट से भी थोड़ा वो टैबू एंड फोबिया टाइप का रहता है और इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप डेज भी हम इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांच बिल्कुल हट जाती है, सेग्रीगेटेड रहती है, तो आप उसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। तो मेरा एक कोर कंसेप्ट ये रहता है कि आप साइकेट्री एज ए सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है एंड यू वांट टू इंटरेक्ट मोर विद द पेशेंट्स, ये आप में एक पेशेंस लेवल है, आप पेशेंट की बीमारी के सिम्टम्स तक जानना चाहते हैं एंड यू कैन हियर देम कि हाँ मैं पेशेंटली सुन सकता हूँ एंड उनको प्रॉपर एडवाइस कर सकता हूँ, देन यू डेफिनेटली टेक द साइकेट्री। साइकेट्री डिफरेंट ब्रांच है। यू मस्ट हैव द सब्जेक्ट इंटरेस्ट कि मुझे ब्रेन माइंड में क्या क्या चीजें होती है, क्या चेंजेस होते हैं, किस वजह से हो रहे हैं एंड क्या सिम्टोमेटोलॉजी हुई, एंड आई विल ट्रीट देम। तो डेफिनेटली यू कैन चूज द साइकेट्री। इस पे मैं ये भी बताना चाहूंगी, मिस हो गया था, सर ने पीजी में पहले सर्जरी चूज की थी, तो इसके लिए हमें भी बड़ा एक्साइटिंग लगा था। फिर सर ने सर्जरी की कुछ दिन तक, फिर सर को लगा कि सर्जरी मेरे लिए नहीं है, बहुत हेक्टिक ब्रांच होती है सर, मतलब इट टेक्स अ लॉट। तो फिर सर ने ड्रॉप किया, फिर सर ने साइकेट्री चूज की है। तो यहाँ पे डॉक्टर नरेश सर के केस में सर हैज चोजन साइकेट्री ओवर रैंक। तो आपका सर माइंडसेट ओवर रैंक था क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। सर एक सवाल है कि आपको पता है हर ब्रांच की कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। तो अच्छाइयों पे तो हमने बात कर ली है, बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, पेशेंट इंटरेक्शन रहेगा, बातचीत करने को मिलेगा, लेकिन सर इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो दूसरा साइड भी आप बताइए बच्चों को, ताकि उन्हें अच्छी सी क्लैरिटी मिले इसको चूज करने में। देखो डिसएडवांटेज वाइज, लाइक मैंने जैसे बताया कि आपको पेशेंट इंटरेक्शन पसंद है, कुछ लोगों को होता है कि बस क्लियर कट होता है कि हाँ भाई वर्क लाइफ बैलेंस हो गया ये चीजें, बट मेरे को मिनिमल इंटरेक्शन चाहिए, मुझे पेशेंट से ज्यादा इंटरेक्शन वगैरह नहीं चाहिए, देन साइकेट्री इज नॉट फॉर यू। यू मस्ट हैव दैट पेशेंस एंड यू वांट टू इंटरेक्ट मोर विद द पेशेंट। हम जैसे एमएससी करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, हम घंटों घंटों पेशेंट से बात करते हैं, कई बार हम एक सिम्टम्स इवेलुएट करने में एक एक डेढ़ घंटा लगा देते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को वैसा ही कि मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकता, आई जस्ट नीड द कि कम इंटरेक्शन रहे नॉर्मल, देन साइकेट्री इज नॉट फॉर यू। इंट्रोवर्ट के लिए ब्रांच नहीं है। आई कैन गो फॉर साइकेट्री डेफिनेटली। तो आई विल थिंक अबाउट इट। सेकंड, सब्जेक्ट इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं है, आप ड्यूरिंग द एग्जाम, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे पोस्टिंग 15 दिन लगी हो या इंटर्नशिप में 15 दिन लगी हो, मस्ट गो टू द बोर्ड, पेशेंट से बात करो, इंटरेक्ट करके देखो, आपको बहुत चीजें जानने को मिलेंगी। जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ ये ब्रांच में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इट्स योर कॉल। एंड एक बहुत कॉमन मिथ होता है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ,
मैं साइकेट्री लूं या नहीं लूं, है ना, मुझे तो इफेक्ट नहीं कर रही है। सो इट नॉट अबाउट कि आप इमोशनल हैं या उस चीज से इफेक्ट नहीं हो रही है। मेन इज है कि आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप पेशेंट से बात कर सकते हैं, उसके सिम्टोमेटोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड थेरेपी सेशंस और ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन टेक साइकेट्री। तो गाइज आई होप पूरी क्लैरिटी मिल गई है सबको। सर मतलब ठीक है, अब एक अच्छी चीज से बात कर लेते हैं। बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई कर ली, पूरा क्लिनिकल सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, साइकेट्री भी ले लिए, पैसा कितना मिलेगा? डेफिनेटली साइकेट्री एक इमर्जिंग ब्रांच है, जैसे आप देख रहे हो कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। पहले लोग नहीं दिखाने आते थे, लेकिन आज हमने कितने सिम्टम, कितने डिसऑर्डर्स पे जैसे बात की कि डिप्रेशन भी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, फिर ओसी रिलेटेड है, सोशल मीडिया, इंटरनेट यूज डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है एंड पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। मतलब डिमांड अच्छी है। डिमांड अच्छी है तो डेफिनेटली अच्छी लाइफस्टाइल जीनोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे मेन सेटिस्फेक्शन यही होता है कि आप पेशेंट की जान बता पा रहे हो। एक क्राइसिस के टाइम पे जब वो पेशेंट है ना, कि आजकल आप देख नहीं रहे कि 12th के बाद इवन कोचिंग मीडियाज में, एलएन में आप देखते हैं एंड सिम कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में सुसाइड का रेट कितना बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी की क्राइसिस में हेल्प कर पा रहे हो, जो क्राइसिस इंटरवेंशन कर पा रहे हो, किसी एक की भी अगर जान बचा पा रहे हो, दैट्स मोर ग्रेट। वो कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो हर डॉक्टर भगवान का रूप है अपने पेशेंट के लिए। और आई थिंक हाँ, सुसाइड तो बहुत कॉमन है और एकेडमिक प्रेशर आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप जेई नीट का ही केस देख लीजिए, जब हमने नीट दिया था तब शायद 20 लाख या 18 लाख बच्चे बैठते थे एग्जाम देने के लिए, और अब शायद 25 लाख 30 लाख इस तरीके का नंबर है। जेई में भी ऐसा है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है नंबर। तो द कंपटीशन हैज इंक्रीज सो मच, सो इज द प्रेशर, सो इज द स्ट्रेस। तो उसको टैकल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बेसिक एडवाइस भी है कि बहुत जल्दी हमें रिएक्ट नहीं करना। अगर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी है तो पहले हमें उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन उससे अफेक्ट होना। यही तो मैं जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी बात बताइए। फॉर एग्जाम्पल नीट के बच्चे, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, मैक्सिमम हार्ड 50,000 को सीट्स मिली, कुछ ने प्राइवेट लिया जो गवर्नमेंट सीट्स मिले 50,000 ने। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो 22 लाख बच्चों में दिमाग कम था या उन्होंने प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी आई होगी, तो सभी इक्विवेलेंट नहीं होते। तो कभी भी इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना कि सिर्फ वो 50,000 यूथ कैपेबल थे, बाकी लोग कैपेबल नहीं थे। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक एक नंबर से वो चीजें इफेक्ट हो रही है। यू आर आल्सो कैपेबल। हर किसी को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वट एवर यू डू इन योर लाइफ, डू दैट विद परफेक्शन। कुछ भी करे, कोई भी प्रोफेशन में जाए, वो चीज आप परफेक्शन से करे, डेफिनेटली यू कैन अर्न एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो बेसिकली एक डिग्री आपके एक्सीलेंस को डिसाइड नहीं करती है। यू ऑल आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग एंड सब हार्डवर्क करते हैं। जैसे सर ने बताया, कंपटीशन ज्यादा है, तो ये कंपटीशन डिसाइड नहीं करता कि आपका एक्सीलेंस कितना है। यू ऑल आर अमेजिंग, यू ऑल आर आउटस्टैंडिंग। डू स्टडी एंड डू एक्सेल इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे, ये सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, rather than giving up or choosing these stressful things in life। सर एक बहुत ये क्रिटिकल टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री में जो हमारे यंगस्टर्स हैं उस पर सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब थोड़ा भी स्ट्रेस होता है लाइफ में, एक लेवल पे वो डील नहीं कर पा रहे उससे, तो वो गिव अप कर देते हैं। तो इसके लिए आप कुछ रिसर्च, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, उससे कुछ इन्फर करके हमारी ऑडियंस को कुछ समझाइए कि कैसे इससे हमें डील करना है, कितने हद तक ये चीज हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है। सुसाइड आई थिंक ये अल्टीमेट डिसीजन होता है इंसान का, जब वो लाइफ में कुछ नहीं समझ पा रहा तो फिर वो इस चीज के लिए जाता है। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि हम कैसे सुसाइड प्रिवेंशन, जो सुसाइड रेट है विच इज हाई राइजिंग इन आवर कंट्री, इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? कुछ स्टेप्स तो गवर्नमेंट भी ले रही है, बट कितना इफेक्टिव है वो, ये आप एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। ये बहुत अच्छी बात की कि सुसाइड कहीं ना कहीं एक साइकेट्रिक इमरजेंसी हो गई। यस सर। कि जब बंदा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जब वो बंदा डिप्रेस्ड है, सीवियर डिप्रेशन केसेस में जो सुसाइडल आइडिएशन पेशेंट को आ रहे हैं कि उसको कोई होप नहीं दिख रही है, जैसे हम बैक्स टायर्ड की बात करते हैं डिप्रेशन में, बोलते हैं आइडिया, जो होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस। पेशेंट को लगता है कि अब ना तो कोई होप बची है करने को, ना कोई मेरी मदद कर पा रहा है, और ना मैं इस काबिल हूं मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली उसको लगता है कि लाइफ ही एंड करना एक ही डिसीजन बचता है। दैट कैन बी लीड टू किसी भी स्ट्रेसफुल फैक्टर की वजह से वो चीज हो सकती है। बट सुसाइड इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। ये आपका वो नहीं होना चाहिए एंड प्रोडक्ट किसी भी चीज के लिए कि हाँ मैं डिप्रेस हूं तो डेफिनेटली मैंने सुसाइड किया है। इवन जैसे एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि 2013 में भी 13,000 के अराउंड हमारे पास सुसाइड्स रहे हैं इंडिया में। 13,000 वेरी हाई।
तो ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। इवन अगर स्टेट वाइज में मैं बात करूं, इवन डिप्रेशन के केसेस में भी, लाइक वी हैव तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड मोर ऑफ साउदर्न स्टेट्स, तो बेसिकली देखा जाए डिप्रेशन के केसेस वहां बहुत कॉमनली रिपोर्ट किए गए कंपेयर टू द लाइक बिहार, झारखंड एंड इवन नॉर्दर्न स्टेट्स में वो चीजें कम रिपोर्ट की गई हैं। जी सर। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है लिटरेसी रेट का जो हम चीज मानते हैं कि पेशेंट वहां पे ज्यादा अवेयर हैं, दे कैन सीक फॉर हेल्प, तो वो हेल्प रिपोर्ट जल्दी करते हैं। इवन जो हमारी साइड है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो रिपोर्टिंग में डिले करते हैं। कहीं ना कहीं साइकेट एक तो सीरियस नहीं लेते हैं, हाँ सीरियस नहीं लेते, एंड कहीं ना कहीं लैक ऑफ कि हमारे पास इतने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे टेलीमानस करके हमारी एक हेल्पलाइन होती है, नेशनल हेल्पलाइन है, तो उस पर हम कॉल करके पूछ सकते हैं। टेलीमानस जो होता है, तो उसमें हम कॉल करके पूछ सकते हैं। तो एक बहुत कॉमन चीज होती है कि जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प। जब भी प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन चाहिए, जितना जल्दी आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना जल्दी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, मोर ऑफ कहते हैं ना क्राइसिस इंटरवेंशन वाला पार्ट है, जितना जल्दी एक्ट करेंगे आप पेशेंट को बचा रहे हैं। एंड अर्ली रेफरल ये बहुत जरूरी है। आपके आसपास अगर आपको कोई डिप्रेस दिखता है, रिलेटिव में दिखता है, या लग रहा होता है कि हाँ ये कुछ ऐसी बातें करें, तो उसको हेल्प के लिए एडवाइस कीजिए। नियर बाई जो भी साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अवेलेबल है, तो उसके पास जाएं एंड वी कैन प्रिवेंट दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं। नदर्न स्टेट्स में सर ने बताया कि इतना रिपोर्ट नहीं हो रहा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे इतना सीरियसली नहीं लेते। इवन इफ यू आर टॉकिंग टू अ पेरेंट्स, दे वुड से कि अरे डिप्रेशन तो कुछ नहीं है ना, बट इट हैज टू बी टेकन सीरियसली, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब जो भी साइकेट्रिक इलनेस है वो अल्टीमेटली जो सर ने बताया कि साइकेट्रिक इमरजेंसी हो जाती है। सुसाइड इज द अल्टीमेट स्टेट, तो वो एकदम से नहीं होता कि हमें सुसाइड करना है, वो ग्रेजुअली आता है कि हाँ पहले बंदा परेशान था, फिर वो एग्रीवेट हुआ, अल्टीमेट स्टेज आई जब उसे कुछ नहीं मिल रहा, नो होप लेफ्ट इन लाइफ, तो वो चूज करता है कि अब लाइफ को एंड करना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, नेवर गो इन सच अ क्राइसिस। अब तो काफी अवेयरनेस है, जब भी लगे कि हाँ लाइफ में कुछ भी डाउन चल रहा है, सर ने जैसे एक बात कही है कि कॉल फॉर हेल्प, है ना, सीक हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, तो दैट विल बी बेटर एंड इन दिस वे वी कैन मेक अ हेल्दियर नेशन। तो सर ने काफी सारी चीजें हमें ऑलरेडी बताई हैं। अब मुझे सर पे ना एक आपका ह्यूमन पर्सपेक्टिव जानना है, जिसमें आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, आप इतने सारे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनसे बातें करते हैं इतने लंबे लंबे टाइम तक, लाइक लिटरली एक साइकेट्रिस्ट 1 से 1.5 घंटा एक पेशेंट को देता है ताकि वो डायग्नोस कर सके कि वो एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। सर आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना, आज का टाइम है और उसमें आप इतना डिवोट कर रहे हैं खुद को पेशेंट्स के लिए। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे अफेक्ट होती है, रोज इतने सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को देखना, उसे आप कैसे डील करते हैं? जब आप रोज घर जाते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ कैसा रहता है? इस बात पे मेरे को बहुत अच्छी चीज आई, जब मैं कोचिंग के टाइम डॉक्टर सचिन अरोड़ा सर थे डैम्स में, वो हमें पढ़ाते थे। वो कहते कि मेरे पास हर पेशेंट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 डिप्रेशन के पेशेंट आए एंड सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल आइडिएशन है, मरने जैसा मन करता है। हर पेशेंट मेरे को कहीं ना कहीं 5-6 रीजन या 10 रीजन बता रहा है मेरे को कि मैं क्यों मरूं और क्यों ना मरूं, कि 9 रीजन है कि मरने के, 1 है कि ना मरने के। मैं घर जाते जाते तो ऐसे मेरे पास 90 रीजन हो गए कि मैं क्यों ना मरूं, क्यों मरूं। बट एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमारी इवन हर चीज में हम बोलते हैं कि योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए, आप उनमें सेग्रीगेटेड रखिए। मेन जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, पेशेंट के आपको सिम्टोमेटोलॉजी ट्रीट करना है, ना कि आपकी उसकी कंडीशन को अपने पे रिलेट करना है। जो भी उसका स्ट्रेसफुल फैक्टर है, स्ट्रेसफुल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना है। आपको ये नहीं देखना किस वजह से परेशान है, कि ये रीजन है उसकी वजह से परेशान है, बट ट्रीट आपको क्या करना है, उसका मन ठीक करना है। वो डिप्रेस्ड है, उसका लो मूड ठीक करना है, उसकी स्लीप डिस्टर्बेंसेज है, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी को ट्रीट करना है। उसकी जो भी स्टोरी स्ट्रेसफुल फैक्टर है उसको अपने पे एक्ट नहीं करवा देना। जी सर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। दोनों चीजों को सेग्रीगेटेड रखते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा अच्छा ही रखना है, क्योंकि जब अपना मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो पेशेंट्स का और भी अच्छा होगा और बेहतरी आएगी। तो जैसे अभी हमने सुसाइड पे बात की, तो मेडिकल में सर सुसाइड बहुत कॉमन है। आई थिंक रोज ही हर तीसरे दिन एक न्यूज होती है कि इस कॉलेज में इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। और जो वर्क प्रेशर है डॉक्टर्स पे, आई थिंक डॉक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट ओवरवर्क्ड पर्सन, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा अंडररेट किए जाते हैं। हम 48 आवर्स की शिफ्ट कर ले रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई लेबर रूल नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। तो सर ये जो सुसाइड रेट है हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स में और मेडिकल प्रोफेशन में, उस पे आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को?
हाँ, ये बिल्कुल सही बात बताई गई है। जैसे मेडिकोज में ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है। ड्यूरिंग द हम पीजी रेजिडेंसी में ही देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि आज एम्स के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, Yes. केजीएमयू के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास इतने ट्रेन डॉक्टर्स नहीं हैं अभी। कहीं ना कहीं इंडिया की जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितना हमें डाटा चाहिए, जितने हमें डॉक्टर्स चाहिए, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से वर्कलोड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वेरी एनएमसी की गाइडलाइंस हैं कि 48 आवर्स काम करना वीक में। अगर 48 आवर्स सब करने लग गए तो फिर पेशेंट्स को देख ही नहीं पाएंगे हम। इवन सिंगल शिफ्ट में लोग 48 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हैं। सिंगल शिफ्ट, हाँ। और कहीं ना कहीं इतना वर्कलोड होने की वजह से उनका मेंटल फटीग इतना ज्यादा हो जा रहा है। जब मेंटल फटीग इतना बढ़ रहा है, उनके पास अल्टीमेटली सुसाइड की तरफ ही जाता है। राइट। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हमारे इंडिया में 12.4 पर लाख पॉपुलेशन के सुसाइड है। मतलब 2022 का डाटा है 1.7 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। इट्स वेरी हाई। इट्स वेरी हाई। इवन गवर्नमेंट प्लान ले रही है, मतलब स्टेप्स उठा रही है। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो ये पॉलिसी है, उसका एम है कि 10% से इसको कम करना है बाई 2030 तक, इस चीज को कम करना है। डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइन, जैसे टेलीमानस की हमने बात की थी, जी सर। उसका हेल्पलाइन नंबर 14416 आप कर सकते हैं। टेलीमानस टेलीमानस, तो उसका हेल्पलाइन नंबर है दैट इज टोल फ्री 14416। 14416 टेलीमानस। तो जब भी आपको लगे कि हाँ मैं किसी से बात करना चाहती हूँ, या मैं जा नहीं पा रही हूँ, फिजिकली नहीं जा रही हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो आप कॉल फॉर हेल्प करें। एंड जितना जल्दी हो अर्ली इंटरवेंशन में आप नियर बाई जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनके लिए एडवाइस सीख करें। मेंटल मेडिकोज में ये चीज कॉमन नहीं है। जैसे हमने बात की कि वर्कलोड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हो ही रहा है। इवन अल्टीमेटली मैं खुद बताऊं, मैं इतना मेंटल फटीग हो गया था कि काम करते करते कि यार इतना वर्कलोड है। आप डॉक्टर्स को देखोगे, सुबह 4 बजे लगेंगे काम करने के लिए, रात के 2 बजे तक वो कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है। जैसे स्लीप वाली आपने बात की, अगर आप वीक में मुश्किल से हर दिन 2-2 घंटे सो रहे हैं, 7 दिन में 10 घंटे भी नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन वैसे ही इफेक्ट हो जाएगी। आपकी प्रोफेशनल जो एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होएगी, डेफिनेटली गलतियां ज्यादा होने लग जाएंगी, तो डेफिनेटली चीजें ठीक होंगी। देन वी विल सी कि सुसाइड रेट कम हुआ जाए। जितना जल्दी हो क्राइसिस इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट रेफरल, ये बहुत जरूरी है। राइट। मतलब बेसिकली जो ये प्रोफेशन है हमारा मेडिकल का, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट ऑलवेज गोल्ड, ये चीज हम कह सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी आयरनी यहाँ पे यही है कि कितना फैंसी दिखता है कि अरे ये तो एक डॉक्टर है, कितना मतलब लाइफ स्टाइल इसकी कितनी अच्छी होगी, बट उसके पीछे द अमाउंट ऑफ वर्क, वो एक फीस देख के लोग कितना हाइप करते हैं कि अरे इतना फीस चार्ज करते हैं, बट उसके लिए जो स्ट्रगल है वो कोई देखना नहीं चाहता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी आयरनी है सोसाइटी की। व्हाट वी गिव वी नेवर गेट बैक अगेन, लाइक लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी वी आर डूइंग। डॉक्टर्स कम हैं, फिर भी जितने डॉक्टर्स हैं वो अपना बेस्ट पॉसिबल दे रहे हैं ना, अपना नीड सैक्रिफाइस करना। लास्ट पॉडकास्ट में भी सर से एक बात हुई थी कि किसी ने पूछा, एक कैब ड्राइवर था, कैब ड्राइवर ने सर से पूछा कि कितना बना लेते हो और कितना कमा लेते हो, है ना। हर दूसरे व्यक्ति का यही सवाल होता है कि अरे एक डॉक्टर है तो बढ़िया बना रहा होगा। उस पे सर का एक बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल जवाब था, और वो मुझे कभी भूलेगा नहीं, और जब भी मैं मेंशन करने का मौका मिलेगा मैं दोबारा मेंशन करूंगी। सर ने उसका जवाब दिया एक स्टोरी लाइन के थ्रू कि रात को 3 बजे उन्हें एक पेशेंट का कॉल आया, और वो 3 बजे उस पेशेंट को बचाने के लिए अस्पताल आए, अपनी नींद खराब करके, अपने परिवार से हटके वो वहां आए और उन्होंने उस व्यक्ति का इलाज किया। वो व्यक्ति की माँ भी उसके साथ थी, उस पीड़ित के साथ, तो उसका इलाज किया और वो व्यक्ति ठीक हो गया, उसकी जान बचा पाए। शायद अगर वो रात में 3 बजे उस इमरजेंसी कॉल को नहीं उठाते, या कॉल उठाने के बाद वहां नहीं आ पाते, तो वो व्यक्ति अपनी जान खो देता। तो सर ने उस ड्राइवर को बोला कि उस व्यक्ति की जान की आप क्या कीमत लगाते हैं, वो मेरी सैलरी है। उस माँ के आशीर्वाद की आप क्या कीमत लगाते हैं, वो मेरी सैलरी है। तो अ डॉक्टर्स वर्क इज बियॉन्ड मनी, और ये एक मटीरियलिस्टिक प्रोफेशन तो बिल्कुल भी नहीं है फॉर दोज हु आर एक्चुअली गुड डॉक्टर। और आई थिंक इट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इनफैक्ट आज ही देख लीजिए सर, अपना एक संडे शायद मिलता है डॉक्टर को, मतलब एक रेस्ट डे होता है हमारे लिए। और मतलब मैं तो चलो अब एक स्टूडेंट हूँ, सर इज अ फंक्शनिंग डॉक्टर, और वो अपना टाइम निकाल के और एक रिक्वेस्ट करने पे वो यहाँ आए हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सर। आपका ये जो जेनरोसिटी है और हम्बलनेस है, होपफुली आपको भी लाइफ में बियॉन्ड आगे तक लेके जाएगी। तो साइकेट्रिस्ट को लेके ना सोसाइटी का एक बेसिक सा परसेप्शन है, साइकेट्रिस्ट तो लोग समझते ही नहीं है, पागलों का डॉक्टर।
कि हाँ भाई साइकेट्रिस्ट है, पागलों का डॉक्टर है ना। जैसे आई वॉज अ किड तो माई डैड यूज टू से, जैसे मैंने कुछ बदमाशी की, कह रहे इसको आगरा में भर्ती करा दे, 2 रुपए में, पता नहीं जो भी वहां पे फीस लगती होगी, तो वहां पे पागलों के डॉक्टर से इसका इलाज करवा देंगे। तो ये चीज कितनी जस्टिफाइड है, दिस पागलों का डॉक्टर। और ये जो लोगों ने परसेप्शन और सिनेरियो बना रखा है कि एक इंसान है वो एकदम वॉयलेंट हो रखा है, कपड़े उसने अपने हटा रखे हैं और किसी गली में भाग रहा है, उसका इलाज करने वाला डॉक्टर, पागलों का डॉक्टर ही साइकेट्रिस्ट है। हाउ मच दिस थिंग इज जस्टिफाइड, या हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, ये चीज कैसे है कि जो पहले चीज चली आ रही थी कि पहले इतना अवेयरनेस नहीं था जी। लोग सिर्फ जो एक अपने पर्सपेक्टिव बताया, साइकोसिस का जो पेशेंट है गलियों में भाग रहा है इधर उधर नेक्ड बॉडी लेके Yes. और लोगों को मार रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो लोगों को लगता था कि ये पागल है, उसको ठीक करते हैं, वो पागलों के डॉक्टर गाड़ियां लेके आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, वो आगरा वाले हॉस्पिटल की मेंटल हॉस्पिटल में इसको हाँ। भर्ती करवा देंगे। इसी वजह से जो ये डेरिवेटरी वर्ड है तो हम यूज भी नहीं करते, पागल वर्ड कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। डेफिनेटली मेंटल इलनेस है उसको, और मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट है और क्योरेबल है। पहले इस चीज की कमी थी ना, हमारे पास इतनी मेडिकेशंस थी जो उसको प्रॉपर ट्रीट करे। आपने देखा होगा पहले चेनिंग की जाती थी कि पेशेंट्स को बांध के रखा जाता था। आज भी बहुत जगह वैसे पुराने वार्ड्स आप देखोगे कि जहाँ पे जेल टाइप का बने हुए थे, हाँ, कि पहले उनको बांध के रखते थे, इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। लेकिन उनके भी अलग अलग मिथ हैं कि आजकल अगर हम ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो विद एनेस्थीसिया देते हैं। पहले वो विदाउट एनेस्थीसिया होती थी, तब वो टैबू लगता था कि हम पकड़ रहे हैं और उसको करंट दे रहे हैं, वो वाली चीज। आजकल ऐसा नहीं होता है, विद प्रोसीजर होते हैं, एनेस्थीसिया में होता है, सेकंड्स का प्रोसीजर होता है एंड पेशेंट ठीक होता है। चेनिंग को बिल्कुल ही हटा चुके हैं, चेनिंग कहीं नहीं की जाती है किसी भी पेशेंट में। अभी हम पेशेंट की ऑटोनॉमी और राइट्स पे बात करते हैं। इवन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो हमारा है वो पेशेंट की राइट पे बात करती है कि उसका राइट होता है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको हर चीज दिया जाए, इक्वालिटी दी जाए। वो भी तो एक इंसान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया जाए, राइट टू ट्रीटमेंट होना चाहिए एंड सोसाइटी लीडिंग होना चाहिए। ये चीज नहीं होना चाहिए, आइसोलेशन कभी नहीं करना चाहिए। तो अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ ये चीजें बढ़ी हैं। साइकोसिस ही सिर्फ साइकेट्री नहीं है, उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जस्ट ये चीज नहीं कि सिर्फ पागलों का डॉक्टर है, मानसिक डॉक्टर है, वो मानसिक रोग विशेषज्ञ है। मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आती है, सिर्फ यही चीज नहीं जो पागलपन और ये सब नहीं आता। और जो दौरे और सीजर्स की सर ने बात बताई थी, वो आपका एक न्यूरोलॉजिस्ट ठीक करता है, और जो ये प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं वो आपके एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बेसिकली इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, जो थेरेपी सेशन जो देते हैं, काउंसलिंग सेशन, थेरेपी सेशन, दे आर योर साइकोलॉजिस्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द डिफरेंस, बिकॉज अवेयरनेस का मेन मोटो ही यही होता है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में बताना। इनफैक्ट मुझे भी कुछ टाइम पहले ये चीजें नहीं पता थी, अब तो मैं एक मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो आई नो अबाउट इट ऑल, बट अर्लियर आई डिडंट नो। ये बाकी सर ने बहुत बेहतर तरीके से बताया है जो भी चीजें हैं। फिर एक ये भी बहुत एक क्रिटिकल और सेंसिटिव क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उसमें पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन, दीज आर लाइक द बिहेवियरल एडिक्शंस दे आर सफरिंग फ्रॉम। तो इसका क्या इम्पैक्ट है उनके मेंटल हेल्थ लाइफ पे? फॉर एग्जाम्पल बाद में उनकी फैमिली होती है, शादी होती है, तो इस चीज का उनकी फैमिली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कौन सा पॉइंट होता है जब ये जो बिहेवियरल एडिक्शन है ये एक्सेसिव होता है और उन्हें एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? और बच्चों को प्रिवेंशन के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, इन सारी चीजों से वो प्रिवेंट करे खुद को, क्या एडवाइस होगा आपका? देखो, ये बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया है। जैसे हमने मेंटल हेल्थ का बताया कि मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट हुई है। मेंटल हेल्थ में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो सेक्सुअल मेडिसिन जो उसके साथ डील करती हैं, उसमें स्टिग्मा उससे भी ज्यादा है। लोग मेंटल हेल्थ में तो ये है कि आजकल बताने लगे हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लोग बताते ही नहीं। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट था कि अब डॉक्टर्स तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। वो दिखा रहा, फॉलो अप पे आ रहा कि सर मेरे को हेडेक हो रहा है, और हर बार वो सेम ही डॉक्टर से फॉलो अप आ रहा है। जब भी आ रहा वो फीमेल साइकेट्रिस्ट से वो सेम फॉलो अप रख रहा। तो अराउंड उसको 6 मंथ्स में लग गए। उस दिन उसको मेल डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट थे वो मिल गए और फीमेल दूसरे रूम में थी। तो उनको बोले कि सर 6 महीने लग गए, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम। तो इतना टैबू है, इवन वो डॉक्टर के पास जाके नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ मेरे को ये दिक्कत हो रही है, कि मेरे को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो पा रहा है, कि मैं परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पोर्न एडिक्शन एक्सेसिवली जो कोई चीज होती है कि जब आपके सोशियो ऑक्यूपेशनल डोमेन्स को अफेक्ट करने लग जा रही है, तो हम देख क्या रहे हैं, वो कहते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि पोर्न में जो एक चीज दिखाई जाती है
तो लोग उसको रियलिस्टिक मान लेते हैं, वो कंपेयर खुद से करने लग जाते हैं कि मैं बेटर परफॉर्म नहीं किया कर रहा हूँ, कि इतनी ड्यूरेशन तक होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक डेफिनेट कि सेक्स का कितना टाइम होना चाहिए, कि वो पोर्न में देखते हैं कि इतने टाइम होना चाहिए, मैं इतना नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत है, फिर उसका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जा रहा है। बट अपनी डेफिनेशन मेडिकल में भी हम पढ़ते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन कब कहते हैं, कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जब लेस देन 1 मिनट में इजैकुलेट हो जाए तब हम बोलते हैं। पेशेंट बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि हाँ सर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली ही उसके कोजेज होते हैं और ये चीज इंपैक्ट भी करती है। तो जब भी ऐसा हो रहा है तो आप आइए, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आप प्रॉब्लम को ही शेयर नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कहाँ मिल पाएगा, वरना सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्ट होती है, पार्टनर भी बहुत बार उस चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, वो अल्टीमेटली बहुत सारी दिक्कतें उनसे होने लग जाती हैं। तो इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम भी तो साइकेट्रिस्ट डील कर रहे हैं, तो आप उनके आके साथ शेयर करोगे तभी वो चीज रहेगी। और ड्यूरिंग द एडोलेसेंट भी आपको टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कोई भी चीज, इवन से इंटरनेट यूज का जो एडिक्शन हो रहा है उसका टाइम फ्रेम अगर इतना ज्यादा कर रहे हो, सेम विद द पोर्न आल्सो, कोई भी चीज एक्सेसिवली करोगे इट विल अफेक्ट एकेडमिकली एंड फर्दर इन द लेटर होल मैरिटल लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, ओवरऑल लाइफ को बेसिकली नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है। तो ट्राई टू लिमिट योर बिहेवियरल एडिक्शन विच आर नॉट गुड फॉर यू। लाइक एज अ यंगस्टर, एज एन एडोलेसेंट, आप जो भी पॉर्न एडिक्शन है या जो भी सेक्सुअल चीजों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट एट द राइट टाइम। लाइक हर चीज का एक राइट टाइम होता है, व्हेन इट कम्स एवरीथिंग गेट बेटर, लाइक एंड आपका ओवरऑल लाइफ भी अच्छा होता है।